तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट के बारे में इसके पहले वाला वीडियो में डिस्कस कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले जानिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। तो प्रेजेंट हो गया वर्तमान और कंटिन्यूअस हो गया जो काम हमारा कंटिन्यू रहता है। लेकिन सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, किसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इस कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कंटिन्यूअस टेंस होता है हमारा कि बी प्लस वी फोर ही हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। कहने का मतलब कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस को बनने में बी वर्ब किसी न किसी रूप में जरूर होगा। जब तक बी फॉर्म नहीं है, बी का कोई फॉर्म नहीं आएगा, तब तक वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। तो कंटिन्यूअस टेंस बन ही नहीं सकता है जब तक कि उसको में बी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो बी का 8 फॉर्म होता है। एम, इज, आर इसका प्रेजेंट फॉर्म है। वॉच और वेयर इसका पास्ट फॉर्म है। बी इसका V1 रूप है। बीन इसका V3 फॉर्म है और बीइंग इसका V4 फॉर्म है। अब इतना के बाद यदि हम V4 लगा देते हैं तो ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसलिए कि कंटिन्यूअस टेंस 6 होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि इतना के बाद हम V3 लगा देंगे तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा, जिसको हम लोग पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। तो अभी हमको कंटिन्यूअस टेंस देखना है। तो कंटिन्यूअस टेंस में बी का 8 में से किसी न किसी फॉर्म का होना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बी के बाद कभी भी V4 का प्रयोग नहीं होता है, V3 का प्रयोग होता है, और वो भी केवल पैसिव वॉइस में, वो भी केवल पैसिव वॉइस में। तो इससे हमको क्या पता चला कि कंटिन्यूअस टेंस में बी के किसी न किसी, बी के 8 फॉर्म हैं, 8 में से किसी न किसी फॉर्म का होना जरूरी है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो एम, इज, आर इसका प्रेजेंट फॉर्म है। तो सेंटेंस को लिखने के लिए एक सब्जेक्ट यदि हम यहाँ लिख दें और यहाँ अदर वर्ड लिख दें तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल मिल जाता है। इससे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचान लेते हैं। अब हमको जानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस सिचुएशन में हम लिखते हैं। कौन सी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लिखते हैं। तो इसके लिए पहला है हमारा कि जब कोई काम वर्तमान समय में बोलते समय आरंभ हो। जब कोई काम वर्तमान समय में बोलते समय आरंभ हो, वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं।
अब कुछ एग्जाम्पल इसके लिए लिखिए कि सीता इज लाफिंग, सीता रो रही है, रोने का काम जारी है, कंटिन्यू है। यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो। तो इस प्रकार इस टेंस में हम स्टिल, नाउ, एट, प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट जैसे एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अब यदि हम यहां लिख दें कि सी स्टील विप्स, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, इसलिए कि स्टील ऐसा एडवर्ब है जो कि कंटिन्यू एक्शन को दिखलाता है, प्रेजेंट के कंटिन्यू एक्शन को दिखलाता है, इसलिए इसका सही रूप होगा शी इज स्टील वीपिंग। अब देखिए कि इसी पर एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि बी साइलेंट आई टू दी रेडियो। यहाँ हमको ऑप्शन में दिए हुए हैं कि एम लिसनिंग, listen, watch, listening और listening। अब देखिए आप कि बी साइलेंट, शांत रहो, मैं रेडियो सुन रहा हूं। तो जिस समय बी साइलेंट बोला था उस समय रेडियो सुनने का कार्य क्या है, आरंभ है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, बी साइलेंट आई एम लिसनिंग टू दी रेडियो। नेक्स्ट एक और आया हुआ क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। लो ही देयर, और यहाँ हमको ऑप्शन में है इज गोइंग, गो, वेंट और गॉन। तो अब देखिए कि लो, देखो, लो का अर्थ होता है देखो, वह वहां जा रहा है, जा रहा था नहीं, जा रहा है, क्योंकि ये काम प्रेजेंट का है और एक्शन हमारा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पर आएगा इज गोइंग। लो ही इज गोइंग देयर, देखो वह वहां जा रहा है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए कि दूसरा सिचुएशन कब बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखने का, कि कोई काम प्रेजेंट टाइम में प्रगति पर है। ये जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम कंटिन्यू था, लेकिन वो काम प्रगति पर था, दिन प्रतिदिन काम में प्रगति हो रहा था। अब जैसे हम लिखें कि आई एम राइटिंग ए नॉवेल
these days। आजकल मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय हम ये बात को कर रहे हैं उस समय मैं लिखने का काम कर रहा था, लेकिन इतना जरूरी है कि जो नॉवेल लिखने का जो कार्य है वो कार्य हमारा प्रगति पर है। दिन प्रतिदिन 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज उसको में बढ़ोतरी हो रहा है, लिखने का काम हमारा कंटिन्यू है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए कि मिस्टर बोस इज मेकिंग अ फिल्म ऑन गांधी जी these days। आजकल बोस साहब गांधी जी पर एक फिल्म बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वो शूटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन फिल्म बनने का जो कार्य है वो प्रगति पर है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए भी करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में प्रगति पर है। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में इसका तीसरा सिचुएशन बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखने का। तीसरा इसका सिचुएशन आता है कि प्रेजेंट टाइम में ग्रेजुअल चेंज बताने में। यदि प्रेजेंट टाइम में किसी भी कार्य में लगातार परिवर्तन हो रहा है, या तो उसको में वृद्धि हो रही है और नहीं तो उसको में कमी हो रही है, तो वहां भी हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं, वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम लिखेंगे कि ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, वह मोटा होता जा रहा है, मतलब ग्रेजुअल मोटापा उसको में बढ़ रहा है। दूसरा देखेंगे कि अवर country is progressing by leaps and bounds। हमारा देश दिन दूना और रात चौगुना विकास कर रहा है। अब लिखेंगे तीसरा, देखिए कि दी कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, रोगी की हालत बद से बदतर हो रही है। तो हम देखते हैं कि यदि किसी चीज में ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग करते हैं। चौथा सिचुएशन इसका बनता है कि फ्यूचर टाइम के फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए, फ्यूचर टाइम के फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसको हम सिंपल प्रेजेंट में भी पढ़ाए थे कि फ्यूचर टाइम बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का भी प्रयोग करते हैं।
अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। कल मैं पटना जा रहा हूँ। जाने का काम कब होगा? टुमारो, कल होगा, फ्यूचर में होगा। तो यहाँ भी ये टेंस हमारा ठीक है। वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम लिख दें कि आई गो टू पटना टुमारो, तो ये भी सेंटेंस हमारा ठीक है। दोनों के अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए कि सिंपल प्रेजेंट भी फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम यदि हमारा है तो उस टाइम को बताता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमको फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम को बताता है। तो इसके साथ भी हम फ्यूचर एडवर्ब जैसे नेक्स्ट, टुमारो आदि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे कि पांचवा हमारा है कि प्रेजेंट के वैसे कार्य के लिए जिससे किसी को इरिटेशन या एनॉयंस होता है, या हम कह सकते हैं कि जिसके कार्य को वो पसंद नहीं करता है। कोई आदमी कोई ऐसा कार्य करता है जिसको दूसरा आदमी पसंद नहीं करता है, उसको या तो इरिटेशन होता है, अनॉयंस होता है। तो वहाँ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं और इस पर प्रॉब्लम भी दिया जाता है। जैसे लिखते हैं कि he always demand money. He always demands money. वो हमेशा पैसा मांगता है। तो जो आदमी हमेशा किसी से पैसा मांगता है तो क्या होता है, उसको इरिटेशन होता है, उसके कार्य को वो पसंद नहीं करता है, अनॉयंस होता है उसको। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है इसका एरर है। यदि इसको हम सुधारेंगे तो हो जाएगा कि ही इज ऑलवेज डिमांडिंग मनी। ही इज ऑलवेज डिमांडिंग मनी। इस प्रकार से इसका हम मीनिंग लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी। तुम हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करते रहते हो। इस प्रकार इसका मीनिंग लेते हैं। तो स्थिति है कि इस कार्य से उसको क्या होता है, अनॉयंस होता है या इरिटेशन होता है। तो इस चीज को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हमको देखना है कि बहुत से ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। इन क्रियाओं का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जब हम वर्ब के फॉर्म को पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4 और V5, तो हम वर्ब को दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो वर्गों में उसको बांटते हैं। एक का नाम है डायनेमिक और एक का नाम है स्टैटिक। तो जितने भी स्टैटिक वर्ब होते हैं उनका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है।
उनमें से कुछ का यदि कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज भी करते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है, उनका मीनिंग चेंज कर जाता है। या आप कह सकते हैं कि वर्ब को डायनेमिक और स्टैटिक के जगह पर कह सकते हैं कि एक्शनल वर्ब है और नॉन एक्शनल वर्ब है। दोनों एक चीज है, एक में एक्शन होता है, एक में एक्शन नहीं होता है। तो कुछ वैसे वर्ब को हम लोग डिस्कस कर लें इस टेंस में कि इसके लिए पहला हमारा आता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स परसेप्शन बतलाने वाली क्रियाएं, परसेप्शन जो बतलाती है, जैसे सी, हियर, नोटिस, टेस्ट, स्मेल, रिकॉग्नाइज आदि जो वर्ब हैं, इनका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। इसको पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत से प्रॉब्लम इससे संबंधित दिए जाते हैं। देखने में सेंटेंस ठीक लगता है, आप उसका सही मीनिंग लगा देते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि वो सेंटेंस ही गलत होता है। अब हम यदि देखें, पहला को हम एग्जाम्पल में ले सी को, तो हम लिखें कि आई एम सीइंग दैट यू आर नॉट अटेंटिव टू योर स्टडीज। तो आई एम सीइंग, अब इसका हिंदी लेते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट अटेंटिव टू योर स्टडीज। अब देखिए कि सी आपका स्टैटिक वर्ब है, इसका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा सी, सिंपल में चलेंगे। I see that you are not attentive to your studies। लेकिन यदि हम इसी को लिख दें कि I am seeing you tomorrow, तो यहाँ सी का अर्थ अब देखना नहीं रह गया, यहाँ सी का अर्थ हो गया मुलाकात करना या मिलना। मैं कल तुमसे मिल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कल तुमको देख रहा हूँ, ऐसा इसका मीनिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग कर दिए तो इसका मीनिंग चेंज हो गया और कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस भी हमारा शुद्ध हो गया। नेक्स्ट में देखिए कि हियर है हमारा, तो हियर का मतलब होता है सुनना। अब लिख दें I am hearing that he is going to London। मैं सुन रहा हूं कि वह लंदन जा रहा है, तो I am hearing। अब सुनना आपका क्या है, हियर कौन सा वर्ब है, स्टैटिक है, इसका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। तो इसको में सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हियर दैट ही इज गोइंग टू लंदन। यदि हम लिख दें कि आई एम हियरिंग अ नॉइज, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। इसको यदि इम्प्रूवमेंट में दे देता है तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में लेके चलेंगे कि आई हियर अ नॉइज। लेकिन इसी हियर को हम लिख दें कि दी जज इज
हियरिंग द केस, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाता है, इसलिए कि यहाँ हियर का अर्थ हो जाता है सुनवाई करना, कि जज केस का सुनवाई कर रहा है। तो इस सेंस में हियर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में कर दिए, लेकिन हियर का मीनिंग चेंज कर गया। इसी प्रकार से हम लेंगे कुछ और वर्ब्स को। टेस्ट है कि लिख दें कि शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। अब टेस्ट का मतलब होता है स्वाद होना, कि चीनी मीठी लग रही है। तो फिर टेस्ट आपका क्या हो गया, अस्टेटिव वर्ब हो गया। तो फिर इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। शुगर टेस्ट स्वीट, लेकिन इसी को हम लिख दें कि मोहन इज टेस्टिंग दी वेजिटेबल्स। तो ये हमारा सेंटेंस फिर ठीक हो गया, इसलिए कि यहाँ इसका अर्थ स्वाद होना नहीं हो गया, इसका अर्थ हो गया स्वाद चखना, कि मोहन वेजिटेबल को टेस्ट कर रहा है कि सब्जी अच्छी है या नहीं है। इसी प्रकार आप लिखिए कि हम लिखते हैं कि दिरोज इज स्मेलिंग स्वीट। गुलाब मीठा महक रहा है। तो हिंदी इस प्रकार से हम ले लेते हैं, लेकिन फिर हमारा स्मेल क्या है, सुगंध होना, सुगंध देना। तो हमारा अस्टेटिव वर्ब है, इसका प्रयोग फिर हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, फिर हम सिंपल टेंस में पढ़ेंगे। द रोज स्मेल्स स्वीट, या हम लिख दें कि आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग हियर। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ही गलत है। सीधे यहाँ पर आपका प्रयोग क्या करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना पड़ेगा कि आई स्मेल समथिंग बर्निंग हियर। लेकिन इसी को हम लिख दें कि आई एम स्मेलिंग अ रोज, कि मैं एक गुलाब को सूंघ रहा हूं। अब इसका अर्थ फिर चेंज कर गया, सूंघना हो गया। तो फिर इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में कर दिए, तो ये हमारा सही हो गया। लेकिन नोटिस रिकॉग्नाइज कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयुक्त नहीं होता है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन के संबंध में अब कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। दूसरा में हम लेके चलते हैं। दूसरा हमारा है वर्ब ऑफ अपीयरिंग। वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, इसमें आता है सीम, अपीयर और लुक। ये सब हमारे अस्टेटिव वर्ब हैं। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में किसी का भी सीम, अपीयर या लुक में से किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। इस सब का अर्थ होता है लगना, दिखना। ये नहीं कि लुक का हिंदी हम ले लेंगे देखना, ऐसा नहीं। तो हम लिख दें कि
he is appearing to be honest। इसका हम हिंदी ले लेते हैं कि वह ईमानदार लग रहा है। he is appearing, तो चूंकि appear हमारा स्टेटिव वर्ब है, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, सीधे हो जाएगा he appears, he appears to be honest। या हम लिख दें कि it is appearing that he is innocent। लग रहा है कि वह ईमानदार है, लग रहा है, इट इज appearing। तो फिर वही गलती यहाँ हम किए हुए हैं कि इसका प्रयोग हमने कंटिन्यूअस टेंस में कर दिया है। ये होना चाहिए इट appears, इट सीम्स, ठीक। लेकिन यदि यही जो हम appear लिख रहे हैं और इसका अर्थ हो जाए पब्लिश, प्रकाशित होना, और नहीं तो कम आउट, तो फिर इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। जैसे हम एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि माई न्यू नॉवेल इज appearing in दिसंबर। मेरा नया नॉवल दिसंबर में प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ पर फिर इसका appear का मीनिंग चेंज कर गया, कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। हम लिखेंगे दी सन इज appearing, सूरज निकल रहा है। ये भी हमारा सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर गया कंटिन्यूअस टेंस में। या हम लिखें ये न्यू आर्टिस्ट इज appearing बिफोर यू, आप लोगों के सामने एक नया आर्टिस्ट, नया कलाकार आ रहा है। तो यहाँ देखिए कि सब appear का मीनिंग चेंज कर गया। इसी प्रकार से यदि हम लुक के साथ लगा दें, फ्रेजल वर्ब बना दें, तो फिर इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। लेकिन यदि यह स्टेटिव वर्ब है तो कभी भी इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल इसका भी देख लीजिए कि शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, वह सुंदर लग रही है। तो यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इंडियन इंग्लिश में हम खूब यूज करते हैं कि शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल वो सेंटेंस गलत है। यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट में पढ़ेंगे कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, लेकिन यही लिख दें कि शी इज लुकिंग एट राम। अभी ठीक हो गया हमारा, इसलिए कि यहाँ हो गया देखना, वह राम को देख रही है, राम पर देख रही है। लुक एट कर दें, लुक फॉर कर दें, लुक आफ्टर कर दें, तो फिर उस फ्रेजल वर्ब बन जाता है। फिर इसके साथ हम इसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि वर्ब ऑफ फीलिंग्स, वर्ब ऑफ फीलिंग्स। वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स, इसको में हो गया लव, हेट, डिस्पाइज,
लाइक, डिसलाइक, होप, प्रीफर, और हो सकता है प्रीफर के बाद डाउट, डाउट के बाद हो सकता है एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाई, रिगार्ड, कंसीडर, और इसके अंतर्गत आ सकता है सेटिस्फाई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट तो लिखा हुआ है, और क्या आ सकता है वांट, विश, डिजायर, इंटेंट, प्लीज, डिस्प्लीज, फॉरगिव, और एडोर, एडोर। ये सब फीलिंग्स बतलाने वाले वर्ब हैं। इनका प्रयोग कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। इस सब से संबंधित बहुत सा प्रॉब्लम एग्जाम में दिया जाता है। अब जैसे हम कुछ दे दें, कुछ एग्जाम्पल से इसको समझें कि हम लिख दें कि राम इज लविंग सीता। राम सीता से प्यार कर रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग नहीं होगा। ये फीलिंग बतलाने वाला वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, इसलिए हो जाएगा राम लव्स सीता। सिंपल में आएंगे। लेकिन यदि लिखा हुआ रहे कि राम हैज बीन लविंग सीता फॉर मेनी years, राम हैज बीन लविंग सीता फॉर मेनी ईयर्स। तो फिर आप देखिए कि बिन और प्लस V4, यहां मैंने लगा दिया कंटिन्यूअस टेंस, और लव का कभी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है, तो ये हमारा गलत है। इसको सीधे हम परफेक्ट टेंस में लिख देंगे कि राम हैज लव्ड सीता फॉर मेनी ईयर्स। तो किस वर्ब का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कैसे प्रॉब्लम इसमें आता है। अब इसी से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वो लिख देता कि राम सीता और मेनी ईयर्स। इसके लिए ऑप्शन बना के दे देता है कि हैज लव्ड, हैव बीन लविंग, लव्स और इज लविंग।
तो देखिए कि यहाँ पर हमारा पीरियड ऑफ टाइम आ गया है। तो पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो ये कहाँ से बन रहा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो सेंटेंस जा रहा है, लेकिन चूंकि लविंग का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, इसलिए ये हमारा रह जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इस प्रकार देखिए कि कैसे वर्ब को प्रॉब्लम बना करके हम लोगों को दे दिया जाता है कि जिसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है उसका प्रयोग वो कंटिन्यूअस टेंस में कर देता है। इसके बारे में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे तो और विस्तार से बताएंगे। तो नेक्स्ट हम वर्ब लेंगे कि वर्ब ऑफ थिंकिंग। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, इसमें सबसे पहले हो गया थिंक, फिर लिखेंगे मीन। थिंक हो गया, मीन हो गया, सपोज हो गया, इमेजिन हो गया। इमेजिन के बाद प्रीसपोज हो जाएगा। प्रीसपोज, प्रीसपोज के बाद हो सकता है रिकॉल, रिकॉलेक्ट, रिकॉलेक्ट हो सकता है, रिमेम्बर हो सकता है, फॉरगेट, बिलीव, ट्रस्ट, ट्रस्ट, नो। ये सब जो वर्ब ऑफ थिंकिंग है, इनका भी प्रयोग कभी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। अब देखिए कि लिख दें कि आई एम नोइंग राम। तो यह बिल्कुल हमारा सेंटेंस गलत है। आई नो राम। सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सिंपल प्रेजेंट में हम लेकर चलेंगे। यहां हम लिख दें कि आई नो यू और 10 years। अब देखिए कि यहाँ भी यदि हमको इम्प्रूवमेंट दे देता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो लगता है कि नो जो हमारा है वो स्टैटिक वर्ब है और इसका सिंपल में प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट में इसका प्रयोग कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, कि चूंकि उसको से जानने का काम 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था जो आज तक है। तो यहाँ पर यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे कि हैव नोन। आई हैव नोन यू फॉर 10 years। मैं तुमको 10 साल से जान रहा हूं। तो इस प्रकार से देखिए कि कैसे वर्ब का प्रॉब्लम टेंस से संबंधित हम लोगों को एग्जाम में दिया जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे नेक्स्ट हमारा है वर्ब ऑफ पोजीशन। वर्ब्स ऑफ
पोसेशन स्वामित्व बतलाने वाले शब्द। अब जैसे है हैव, ओन, contain, consist of, consist के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, कंप्राइज, कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, कीप और कुछ हो सकता है, belong, possess। इस ढंग के जो वर्ब है स्वामित्व बतलाने वाले, इनके साथ भी कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं कीजिए। अब जैसे लिखिए, लिखते हैं कि आई एम हैविंग अ कार, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। हैव हमारा स्टेटिव वर्ब है, इसलिए सीधे हो जाएगा आई हैव अ कार। लेकिन इसी हैव को लिख दिया जाए कि आई एम हैविंग टी, तो ये सेंटेंस हमारा शुद्ध हो जाता है। क्यों? यहाँ हैव का अर्थ हो जाता है टेक। आई एम टेकिंग टी, आई एम हैविंग टी। ये पहले के भी लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। अब जैसे लिखते हैं कि माई सिस्टर इज owing a flat in दिल्ली। तो देखिए ओन शब्द है, इसका प्रयोग कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो कंटिन्यूअस को हम सिंपल कर देंगे, माई सिस्टर ओन्स अ फ्लैट इन दिल्ली। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि कैसे वर्ब्स जो होता है उसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में करने पर उसका मीनिंग चेंज कर जाता है, और कैसे इसका प्रयोग सिंपल में कुछ होता है और कंटिन्यूअस में कुछ हो जाता है। अंत में हम लेंगे कि सम अदर वर्ड्स, सम अदर वर्ब्स, क्योंकि ये कुछ और इस प्रकार की क्रियाएं हैं, जैसे है कॉस्ट, डिपेंड, कॉस्ट डिपेंड, मैटर, लैक, need, require, resemble, और हो सकता है टेंट, कंटिन्यू, मतलब इस ढंग के और कुछ वर्ब हो सकते हैं जिनका भी प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। अब जैसे हमें इसी को लिखते, इसी वर्ब को कि सीता इज रिजेम्बलिंग हर मदर, तो यह सेंटेंस बिल्कुल आपका गलत है। इसको में आप कंटिन्यूअस टेंस को हटाइए और सिंपल को लाइए रिजेम्बल्स। तो इस प्रकार से अब हमको लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा।
प्रत्येक वर्ब को हमने अलग अलग करके समझा दिया है कि कैसे एक ही वर्ब जो होता है उसको कंटिन्यूअस टेंस में कुछ मीनिंग रखता है। अब सपोज कीजिए कि यहां लिखा हुआ है कि आई एम थिंकिंग दैट I have done well. I am thinking that I have done well. और दूसरा हम लिख दें कि I am thinking to settle in पटना। तो देखिए कि पहला सेंटेंस हमारा गलत है, इसलिए कि थिंक हमारा स्टैटिक वर्ब है। ये कहता है कि आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं कि मैंने अच्छा किया है। तो यहाँ थिंक हमारा क्या है? स्टैटिक वर्ब है, नॉन एक्शनल वर्ब है। तो ये हो जाएगा आई थिंक। कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं होगा। आई कह रहा है आई एम थिंकिंग टू सेटल इन पटना, मैं पटना बसने पर विचार कर रहा हूं, मतलब भावी योजना के बारे में वो विचार कर रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा फिर कंटिन्यूअस टेंस में सही हो जाता है। इसी ढंग से हम लिख दें कि आई एम फीलिंग बेटर टुडे। आई एम फीलिंग बेटर टुडे। तो अब बोलिए आपकी ये सेंटेंस आपका ठीक है या गलत है? ये आपको चूज करना है। हम लिख दें आई एम फीलिंग दैट ही विल सक्सीड। इसी को हम लिख दें आई एम the doctor is feeling his pulse। तो अब देखिए यहां पर है कि आई एम फीलिंग बेटर टुडे। ये फिजिकल कंडीशन को बता रहा है कि आज हमको कुछ अच्छा लग रहा है। तो यहां हमारा फीलिंग कंटिन्यूअस टेंस में ठीक है। यहां कहता है कि आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं कि वह सफल होगा, ही विल सक्सीड। तो यहां जो हमारा फीलिंग लिखा हुआ है ये हमारा नॉन एक्शनल वर्ड है, इसलिए सिंपल में आएगा आई फील। और ये हो गया फीलिंग। डॉक्टर क्या करता है? जो हमारा पल्स होता है, नब्ज होता है, उसको महसूस करता है टच करके। तो फिर यहाँ इसका अर्थ चेंज कर रहा है कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये सेंटेंस हमारा ठीक है। तो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का चीज है, इसको पर काम करने का जरूरत है। जितना आप वर्क कीजिएगा उतना ही आप इसमें अच्छा कीजिएगा। और आज कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों को समाप्त कर दिए।
अब अगले वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। थैंक यू।